तो सोशलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर के हम सिविल वॉर वाले पोर्शन तक पहुंच चुके हैं। तो पहले तो हमने पॉलिटिकल फिलॉसफीज डिस्कस करते हुए इसका बैकग्राउंड देखा, रशियन एम्पायर का ब्लडी संडे वाला इवेंट देखा, फिर रशियन रेवोल्यूशन भी दो पार्ट में, एक फरवरी रेवोल्यूशन जिसमें राजशाही का खात्मा किया गया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आई। इसके बाद अक्टूबर रेवोल्यूशन कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटा के फिर बोल्शेविक्स आए। और फिर इसके बाद हमने देखा सिविल वॉर। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए हमने ये सब देखा, और फिर आए हम यहाँ सिविल वॉर पे। थोड़ा सा ब्रशअप करते आगे चलते हैं। तो सिविल वॉर, एक तरफ बोल्शेविक थे जिनको रेड्स कहा जाता है, दूसरी तरफ रॉयलिस्ट आर्मी थी जो कि मोनार्की वाले सिस्टम को फेवर करते थे, इनको व्हाइट्स कहा गया। और जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने व्हाइट्स का मतलब साथ दिया, और जो एसआर्स थे, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, जो गांव देहातों की पार्टी थी, इनको ग्रीन्स कहा गया। तो इन तीनों के बीच एक वर्चस्व की लड़ाई थी। बोल्शेविक सबको खत्म करना चाहते थे, तो एक वर्चस्व की लड़ाई थी। और यहाँ पे बड़ा अटपटी सी बात है कि ये भी लेफ्ट विंग में गिने जाएंगे और ये ग्रीन एसआर्स भी लेफ्ट विंग में गिने जाएंगे और ये राइट विंग में गिने जाएंगे। तो लेफ्ट विंग लड़ रहा था एक तरफ राइट विंग से और अपने ही लेफ्ट विंग से। तो इस तरीके से सब जगहों पे लड़ाइयां हुई, चाहे सिटीज हुए चाहे रूरल एरियाज हुए, और बहुत तबाही हुई, बहुत लोग मारे गए। और बोल्शेविक्स से सारी फंडिंग कर रहे थे, वही जो पैसा छापने का जो इनका सिस्टम बन चुका था उससे सब चीजें फंड हो रही थी, और बहुत इससे बुरे हाल होते हैं, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ कि पहले ही वर्ल्ड वॉर से मारे हुए थे रशिया, और इसके बाद एक सिविल वॉर इन्हें देखना पड़ा। तो अब यहां पे लेनिन्स डेथ हम देखेंगे कैसे हुआ। तो ये सब जब चीजें हो गई थी सिविल वॉर, और सिविल वॉर के बाद बोल्शेविक स्टेट एक तरीके से स्टेब्लिश हो गया था। इसके बाद की बात है लेनिन्स डेथ। तो लेनिन को अपने लाइफ में एक दो बार गोलियां लगी थी, जिसकी वजह से इनको पैरालिसिस के अटैक पड़े और इनके मूवमेंट कम होता चला गया। तो पार्टी की बागडोर स्टालिन के हाथ में ज्यादा आने लगी और भी बाकी लोगों के। और फिर इनकी जब डेथ हुई तो इसके बाद अब ये रेगुलरली इन्हें ट्रॉट्स्की को वैसे इन्होंने सहारा, मतलब एक तरीके से इशारा किया कि ये चाहते हैं कि नए लीडर ट्रॉट्स्की बने, लेकिन ट्रॉट्स्की को स्टालिन ने कुछ ना कुछ काम देके दूर भेज दिया था। और यहाँ पे इनकी डेथ के टाइम पे ट्रॉट्स्की को बताया भी नहीं गया कि इनकी डेथ हो गई, तो ट्रॉट्स्की पहुंच नहीं पाए। और ये जितने भी लोग देख रहे हैं ये बड़े बड़े लीडर्स हैं बोल्शेविक पार्टी के, और जिनको आगे आने वाले सालों में स्टालिन एक एक करके सबको निकलवा देगा। हाँ, सबको एक एक करके निकलवा देगा या फिर सबको मरवा देगा। तो स्टालिन ने लेनिन के मौत पे ऐसा एक बड़ा सा एक इवेंट रखा, और कुछ इस तरीके से ये इवेंट हुआ कि स्टालिन एक बहुत मेन फोकस में रहे। कि जैसे आप देख सकते हैं कि स्टालिन, ये इस तरीके से पब्लिक परसेप्शन बनाने का एक तरीका था कि लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन होंगे, और सबसे पावरफुल के सेंस में भी यही नजर आते थे। और बाकी इन्होंने पावर क्लिंचिंग तो किया कि जितने सारे लोग थे सब पे कोई ना कोई इल्जाम कि ये इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, और सबको एक एक करके साइड करते रहे। कॉफिन्स में दफनाए जाते थे। खैर, लेनिन की डेड बॉडी को डिस्प्ले में रखा गया है। इसके बाद शुरू हुआ ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये सब वाला काम। तो हम आते हैं सिविल वॉर। तो सिविल वॉर वाले एरियाज ये सब हमने देखा, सिविल वॉर कैसे हुआ। ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि जब सिविल वॉर चल रहा था तो इनको यूरल माउंटेन्स के रीजन में ये जार निकोलस और इनकी फैमिली को रखा गया था, और ये यूरल रीजन आ रहा था व्हाइट्स के कब्जे में। तो बोल्शेविक्स को ये डर हुआ कि अगर इनको रिहा करवा लिया गया या इनको बाहर छूट गए
तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। तो इनकी पूरी फैमिली को मरवा दिया गया। और बाकी यहाँ पे सिविल वॉर जब चलने लगा तो सिविल वॉर के दौरान हर कोई अपनी अपनी पर्सनल दुश्मनी भी निकालने लगा, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, इसी बहाने ये पॉलिटिकल पर्ज हुआ कि मतलब जितनी दूसरी पार्टीज हैं सबको एक तरीके से खत्म कर दिया गया, और रशिया एक वन पार्टी स्टेट जैसा बन के उभरा कि यहां पे सिर्फ बोल्शेविक्स होंगे। अब बोल्शेविक्स के पास कंट्रोल आ गया था, इन पे ट्रेजरी का कंट्रोल आ चुका था, सारे हथियार थे इन पे। बोल्शेविक्स को पहले भी कई जगह कई बार मदद मिल चुकी है, तो अच्छे खासे स्ट्रांग थे ये। और नो डाउट कि इन पे पब्लिक, ये वर्कर्स का बहुत ज्यादा इन पे था सपोर्ट, वर्कर्स का, यूनियंस का, और तो बहुत पावरफुल हो गए थे। तो खैर अब जब ये सिविल वॉर बोल्शेविक्स जीत गए, तो अब जो इलाके ग्रीन्स कंट्रोल कर रहे हैं या जो इलाके व्हाइट्स कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब इलाके अब इनको मिलने लगे। तो यहां बात करी जा रही है इन द फार ऑफ लैंड्स, कि ये सब जितनी बातें अभी तक हमने करी, ये थोड़ा सा वेस्ट यूरोप की करी, कि इधर पेट्रोग्राड और लेनिनग्राड और मॉस्को ये सब जगह हैं। ये दूसरे दूर दराज के इलाकों की बात करी जाए तो रशिया में वैसे तो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, तो कजाक हैं, टाल्टार्स हैं, ऐसे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स। ये जैसे आपको यहां दिख रहा है कि स्लाव लोग हैं, यूक्रेनियन हैं, बेलारूस के लोग हैं, उज्बेक हैं, टर्क्स हैं, बहुत अलग अलग एथनिसिटीज के लोग हैं। तो जब इनको ये और ये सब बातें, कैपिटल एरिया, वेस्टर्न इलाका, ये सब था इनका। और फिर इसके बाद इधर के इलाकों में जब ये कंट्रोल करने लगे, तो इनका जैसे बोल्शेविक्स के सेंस में इनका पॉलिटिकल फिलॉसफी क्लास वॉरफेयर से था, कि गरीब लोगों को ये अमीरों से, जिनके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है, इनसे लड़ाई करनी है और एक इक्विटेबल सोसाइटी बनानी है। या गांव देहातों के इलाकों में जिन पे जमीनें नहीं है, वो लड़ाई करेंगे उनसे जिन पे बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, एक्सेट्रा, ये सब बातें बोलते थे ये लोग। तो ये अमीर और गरीब की लड़ाई थी, एक कन्फ्लिक्ट था, क्लास वॉरफेयर इसे कहते हैं। लेकिन जब ये बोल्शेविक सेनाएं पहुंची दूर दराज के इलाकों में, तो यहां पे ये अमीर गरीब वाली चीज नहीं थी। यहां जब दूसरे कल्चर इनको मिले, तो यहां पे ये वाली चीज आ गई कि ये दूसरे लोग हैं और हम बोल्शेविक्स हैं। तो इन्होंने पूरी तरीके से लोगों को मार मार के हटाना शुरू किया, उनकी जमीनें कंट्रोल करना शुरू किया, और जिसके चलते ये होने लगा कि जो क्लास स्ट्रगल था बोल्शेविक्स का, ये एथनिक शेप लेने लगा। कि ये रशिया के जो एक एथनिसिटी वहां की है, वेस्टर्न रशिया, ये इसे रशियन कहा जाएगा, बाकी आप लोग रशियन कम हैं और हटिए यहां से, ये सब चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वही चीज, आइडेंटिटी तो वो है जो भी आप सोच लें। तो इसके चलते जितने भी अलग अलग इलाके हैं, ये वापस से उठ खड़े हुए लड़ाई करने के लिए, क्योंकि अब ये कितने दिन बर्दाश्त करेंगे। और जब इनकी जमीनें कब्जा करने लग गए, जिन लोगों को एरिस्टोक्रेट्स बोल के और इन लोगों को एनिमी ऑफ द स्टेट्स बोल के, एनिमी ऑफ द रेवोल्यूशन बोल के, क्योंकि वही चीज, जब आप दूसरे कल्चर में, तो वहां पे भी कुछ लोग हैं जिन पे जमीनें, लैंडलॉर्ड वाला सिस्टम तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे पुअर्स की आवाज उठाने के बजाय कंप्लीटली सबको हटाने वाली चीज जो करने लग गए, इसके चलते बहुत ज्यादा ये अपराइजिंग फिर से होने लगे। तो इसके लोगों को शांत करने के लिए, अलग अलग एथनिक लोगों को इन्होंने एक आजादी कि आपके अपने जो इलाके होंगे ऑटोनॉमस होंगे। तो जैसे आप देख पाएंगे, ये बेलारूस, यूक्रेन, इधर आर्मेनिया, इधर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो अलग अलग इलाके हैं, इनको ऑटोनॉमी दी गई कि आप अपने फैसले खुद करेंगे, आप यहाँ के लीडर रहेंगे, लेकिन हम एक ग्रुप में हैं। और इस तरीके से बना यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। ये पूरा कंप्लीट यूएसएसआर अगर आप बोलें इसे तो। और फिर यूएसएसआर जब टूटा है, तो फिर ये जो अलग अलग देश आप आज के टाइम पे देखते हैं, ये सब देश बाद में बने, जब यूएसएसआर का ब्रेकअप हुआ है। कजाक एक कल्चर है, जो कल्चर इस इलाके में रहा। जब ये कभी इनके मंगोल्स के अंडर आया,
तो मंगोल्स के अंडर था, फिर कभी इनके अंडर आया, लेकिन इमीडिएट राज तो कजाक लोगों का था। ठीक है, वही चीज है कि जैसे वही सेम इलाका अलग अलग साम्राज्यों में जाता है। इन इलाकों में एक और चैलेंज था नोमैड्स का। ये जो इलाके थे इनमें नोमैडिज्म वाले इलाके थे कि लोग एक जगह पे सेटल कम कर रहे हैं, इधर उधर ज्यादा मूव कर रहे हैं। तो ये भी नोमैडिज्म के खिलाफ थे बोल्शेविक्स, ये चाहते थे लोग एक जगह सेटल हो। लेकिन जब काफी इसके खिलाफ डिसकंटेंटमेंट होने लगा तो इन्होंने इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। और यूएसएसआर का मतलब ये कि हम एक यूनियन में हैं और आप ऑटोनॉमस हैं, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। तो यहां तक हुआ सिविल वॉर। अब सिविल वॉर में भी ये बोल्शेविक्स जीत गए। अब यहां पे बनानी है इनको एक सोशलिस्ट सोसाइटी, एक ऐसा समाज जो कि समाजवादी विचारधाराओं पे चले। तो कई सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ये तो हमने देखा ही था। इसके बाद एक नई चीज लाई गई जिसको कहा गया कलेक्टिव फार्मिंग। अब क्योंकि बेसिकली ज्यादातर इकोनॉमी एग्रीकल्चर वाली इकोनॉमी है, तो यहां पे कल्पना करी गई कलेक्टिव फार्मिंग की इंडिविजुअल लैंड्स नहीं होंगे किसी के, कि एक आदमी है उसकी इतनी पूरी जमीन है और काम करने के लिए इतने वर्कर्स लगा रखे हैं, जो अनाज आ रहा है वो सारा का सारा इस पे जा रहा है, वर्कर्स को बस थोड़ी बहुत दिहाड़ी मिल रही है। तो कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब कि किसी की इंडिविजुअल जमीन नहीं होगी, ये जमीन सबकी है, सब लोग मिलके काम करेंगे और जिसके परिवार की जितनी जरूरत है उसका उसको मिल जाएगा आउटपुट। अच्छा, ये जमीन जब किसी इंडिविजुअल की नहीं है तो जमीन किसकी है? कौन देखरेख करेगा कि यहाँ पे इतने लोग ने काम किया, इतना अनाज आया, तो ये इतने इतने लोगों को मिलना चाहिए, ये काम सरकार करेगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो सारी जमीन सरकार ने ले ली, वो अब स्टेट लैंड्स के जैसे हो गए। इसके बाद 5 ईयर प्लान्स का शुरुआत करी गई कि हमें जो समाज बनाना है, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है, हमें अपने एग्रीकल्चर के तरीकों को भी इंप्रूव करना है, हमें और भी बहुत सारी अपलिफ्टमेंट करने हैं, हमें घर बनाने हैं, हमें अलग अलग सब चीजें करनी है। तो एक 5 ईयर प्लान बनाए जाएंगे कि 5-5 साल का हम एम लेंगे कि अब अगले 5 सालों में हमें क्या क्या करना है, तो हमें आइडिया बेटर रहेगा। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लान्स चलना शुरू हुए। सेंट्रलाइज प्लानिंग हो गई। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब कि जो अभी क्या है, अभी मार्केट तय करती है, कि मतलब इस सेंस में कि छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज हैं और जो मार्केट की डिमांड आती है, अलग अलग कोई नई कंपनी आ जाएगी जो प्रोडक्ट बनाने लगेगी, तो मार्केट के हिसाब से पूरी मार्केट चलती है। सेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब कि सारे इंडस्ट्रीज को सरकार कंट्रोल करेगी, कि सरकार एक लिस्ट बनाएगी कि हमें ये चीजें बनानी है इकोनॉमी में, और सरकार जिम्मेदारी लेगी कि वो इंडस्ट्रीज उस तरीके से चले। और कई कई जगहों पे जो इंडस्ट्रीज थी उनके मैनेजमेंट में बोल्शेविक के लोग आ गए और भी कई सारे दूसरे तरह के लोग आ गए, यूनियन, लेबर यूनियन के लोग आ गए। तो इस तरीके से एक सेंट्रलाइज प्लानिंग हो गई कि क्या बनेगा, कितने का बिकेगा, क्या है क्या नहीं, हर चीज सरकार फैसला करेगी। देश में क्या इंपोर्ट होगा, क्या एक्सपोर्ट होगा, एनीथिंग। कई जगह नई फैक्ट्रीज लगाई गई, एक कॉन्स्टिट्यूशन की जैसा ये कुछ बनाया गया, स्कूल सिस्टम्स बनाए गए कि अब नए नए स्कूल्स बन रहे हैं और एक एजुकेशन देना शुरू किया गया। अच्छा, ये जो चीज हुआ, ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये वहां का बैंक है जो मेन सेंट्रल बैंक था रशिया का, और इसको इन्होंने पूरी घेराबंदी कर रखी है बोल्शेविक्स ने। तो खैर, इन सब के चलते बहुत सारे ये कंपनीज और फैक्ट्रीज बंद हो गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी ये नौकरियां गंवाई। सरकार ने इस तरीके से, अब क्योंकि घर देना है सबको, तो ऐसे अपार्टमेंट्स बनने शुरू हुए और हर किसी को यहाँ पे छोटे छोटे लेवल पे, किसी को 2 कमरे के फ्लैट हैं, किसी को 3 कमरे के फ्लैट हैं, तो परिवार के हिसाब से सबको अलग अलग जमीनें मतलब अलॉट करी गई। जमीनें क्या कह रहा हूं, मतलब अपार्टमेंट्स। तो जैसे एक बिल्डिंग है, इसमें सिर्फ 1 रूम फ्लैट्स होंगे, कोई बिल्डिंग होगी इसमें 2 रूम फ्लैट्स हैं, कुछ एक हैं जो 3 रूम फ्लैट्स हैं। तो इस तरीके से सब कुछ ये किया गया। कंपल्सरी एजुकेशन करी गई और थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ, और बाकी ये प्रिजन कैंप्स चल ही रहे थे। और लेनिन के तबीयत थोड़ी सी और खराब होती जा रही थी, ये तो खैर हमने देखा ही, लेनिन की डेथ। और लेनिन की डेथ के बाद ओवरटेक किया स्टालिन ने,
क्योंकि वैसे भी सुपरवाइजर ये बने ही थे बोल्शेविक पार्टी कितने सालों से, नए रिक्रूटमेंट इनके हाथ में थे, कई सारी मेन काम इनके हाथ में थे। तो इस तरीके से ये अगले हेड बने और इन्होंने जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि रशियन स्टेट को इन्होंने पूरी तरीके से कह लीजिए कि अपने पे पूरा फोकस शिफ्ट कर लिया। ये इन्होंने इस तरीके से पोस्टर बनाए जो रशिया में जगह जगहों पे लगवाया गया। और यहां पे आप देख सकते हैं मार्क्स से शुरू हुआ है, कम्युनिज्म की जो फिलॉसफी है, सोशलिज्म कम्युनिज्म, हाँ, इसकी फिलॉसफी की शुरुआत कार्ल मार्क्स से हुई। वैसे तो ये बहुत पहले का एक ये सपना तो ना जाने कितने थिंकर्स ने देखा कि ऐसा एक समाज हो और ऐसा ऐसा, लेकिन उस चीज के थोड़ा सा और उसके रूल्स बनाना, कल्पना करना, वो सब कार्ल मार्क्स ने किया। ये कार्ल मार्क्स, इसके बाद इनका नाम मुझे याद नहीं, ये भी एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर रहे। इसके बाद लेनिन की एक्चुअली इन्होंने इंप्लीमेंट किया इन सारे चीजों को, इन सारे आइडियाज को। और फिर लेनिन के बाद आए स्टालिन। तो एक तरीके से एक बागडोर है जो एक से दूसरे पे आ रही है, दूसरे से तीसरे पे आ रही है। तो लेनिन के बाद अगले जो रशिया के हेड हो रहे हैं वो स्टालिन हो रहे हैं। तो स्टालिन ने इस तरीके से हीरो वर्शिप को प्रमोट किया कि हर कोई स्टालिन की खूब तारीफ करे और उनको लार्जर देन लाइफ दिखाया जाए, और कि हर चीज में स्टालिन इस तरीके से प्रोपेगेंडा के मास्टर रहे कि कुछ भी हो रहा है तो जैसे यहाँ पे प्रोपेगेंडा पोस्टर है ये कि स्टालिन और रशिया, ये जो नया जो एक रेवोल्यूशन के बाद वाला रशिया, इसको एक बच्चे के जैसे दिखाया गया है कि स्टालिन किस तरीके से नर्चर कर रहे हैं उस नए रशिया को, और स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी का एक साइन है स्टालिन के प्रोपेगेंडा पोस्टर्स। इसके बाद स्टालिन का कंट्रोल आता है, तो स्टालिन ने ये सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, इंडस्ट्री, ये सब तो ठीक है। यहां पे एक बहुत बड़ा काम था जो कि है कलेक्टिवाइजेशन, और ये सच में एक बहुत बड़ा काम है लैंड रिफॉर्म्स के सेंस में। बड़ा काम इस सेंस में कि बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कि लोगों से उनकी जमीनें लेना, बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, नो डाउट। तो खैर स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन शुरू किया, क्योंकि ये बात तो सच है, बहुत ज्यादा नहीं थी लेनिन के टाइम पे, बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन एक बार हेड बन गए तो फिर सारा मीडिया, सब कुछ वो आपका कह लीजिए एक समा बांध रहा है कि आप लार्जर देन लाइफ हैं, कहीं पे भी आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। और जब आप इतनी पावरफुल पोजीशन में हो जाते हैं तो लोग भी आपकी बड़ी इज्जत से पेश आते हैं, बड़े सम्मान से, और ऐसा वैसा। और फिर जब आप उस पावर की पोजीशन में बरकरार रहे कि 5 साल रहे, 5 साल बाद आप चले गए, कोई और आ गया, अगर ये नहीं हुआ, आप बरकरार है, आपको 10 साल हो गए, आपको 15 साल हो गया, तो आपकी वो इमेज बढ़ती चली जाएगी। और आगे के टाइम में फिर वो स्कूलों में वो चीज सिखाई जाने लगी कि, और बच्चों से लेके कि हाँ ये है जो कि इन्होंने सब कुछ किया है और ऐसा है वैसा है। आगे के टाइम में, आगे के भविष्य में, आपको एक फैक्ट बात बताऊं, लेनिन के बाद स्टालिन के इतने गुणगान किए गए कि लोगों ने 10 साल बाद, 15 साल बाद, आगे की जो पीढ़ियां आई, उन्होंने लेनिन को एक तरीके से बैकग्राउंड में डाल दिया कि अरे ये कोई रहे होंगे, हम इनको जानते हैं, ये बहुत महान, बहुत बड़े, इन्होंने रशिया को बचाया और ऐसा वैसा, ये सब बातें। तो संतोष पूछते हैं कि इज इट पॉसिबल कि इंडिया में भी 1 पार्टी रूल हो जाए, और कहते हैं इज इट गुड 1 पार्टी रूल। तो अब देखिए ये क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो ये तो भविष्य है कि मैं क्या बताऊं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया के सेंस में 1 पार्टी स्टेट बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरा ये मानना है। क्योंकि पहली चीज तो ये है कि इंडिया बहुत बड़ा इलाका है, बहुत ही ज्यादा बड़ा इलाका है, और यहाँ कल्चर्स बहुत डिफरेंट हैं, और तो इस तरीके से 1 पार्टी स्टेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी, इंडिया में आबादी बहुत ज्यादा है, और इंडिया में ये एक जो स्ट्रक्चर बन चुका है ना, जैसे कि 1 पार्टी स्टेट जब आजाद हुए तब एक बार को बन सकता था, अब हम इतना आगे आ चुके हैं, फेडरलिज्म है, अलग अलग राज्य हैं, हर राज्य की अपनी अपनी पार्टियां हैं, राज्य सरकारें हैं, कुछ ताकत राज्य सरकारों पे है, कुछ ताकत यहां पे है। तो 1 पार्टी स्टेट करना इस सेंस में बहुत मुश्किल है। वहां पे ये फेडरल स्ट्रक्चर बना हो जहां पे, वहां पे 1 पार्टी स्टेट करना मुश्किल हो जाता है।
जहां नहीं बना है वहां ये स्ट्रक्चर ये लोग क्यों कर पाए वन पार्टी स्टेट, क्योंकि इन्होंने रशिया जब बनाया तभी वैसे इस तरीके से बना दिया उसे। ठीक है, वन पार्टी स्टेट इंडिया में तो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत आगे आ चुके हैं फेडरलिज्म में, कि ये राज्य सरकारें हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत मुश्किल है। देखिए, करने को तो कुछ भी हो सकता है कि आगे भविष्य में 20 साल बाद, 40 साल बाद, 60 साल बाद क्या हालात हो, क्या सीन हो, तो मैं क्या ही कमेंट करूं इन बातों पे। लेकिन जनरल तौर पे बहुत मुश्किल है वन पार्टी स्टेट बनाना। कोई ना कोई पार्टी जरूर बची रहेगी, कोई ना कोई पार्टियां जरूर बची रहेंगी, एंड जैसे ही नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी उस एक पार्टी से जो कि सबके कंट्रोल में है, तो लोग फिर से डाइवर्ट होंगे कि इनको ताकत मिलाओ, इनको हटाओ। क्योंकि इतने साल चुनाव के हो गए कि लोगों के अंदर ये एक वोटर वाली चीज बैठ चुकी है दिमाग में। ठीक है, तो ये तो बात रही वन पार्टी स्टेट की, कि इंडिया में वन पार्टी स्टेट है बहुत मुश्किल, लेकिन नो डाउट कि भाई इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, और एक और चीज, इंडिया में आपको अगर आप चाहते हैं वन पार्टी स्टेट बने, तो आपको हर एक चीज तो आप नहीं हटा सकते, कि जैसे आंध्रा है, आंध्रा का एग्जाम्पल ले रहा हूं, किसी भी राज्य की बात बता रहा हूं, आंध्रा में कौन हेड होगा, वहीं का कोई आदमी होगा। ठीक है, पंजाब का हेड कौन होगा, वहीं का कोई आदमी होगा। और इसी चीज को हम कहते हैं कि हर जगह का अपना मुख्यमंत्री वाली जो बात है, इसीलिए तो है। तो ये जो रीजनलिज्म है, आप इसको तो मिटा नहीं सकते, ये तो एक शाश्वत सत्य है। तो अब अगर आप वन पार्टी स्टेट इंडिया जैसी जगहों में चाहें, तो ये जरूर करना पड़ेगा आपको कि उसी जगहों में बाकी सारी पार्टीज को हटाना। तो कितने राज्यों को आप हटाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वन पार्टी स्टेट वैसे कभी भी ठीक नहीं होता है, मेरा पर्सनली ये मानना है। और इस वजह से भले ही पार्टी कोई भी हो, लेकिन वन पार्टी स्टेट में दिक्कत ये हो जाती है, कई सारे, पहली बात तो वन पार्टी स्टेट में पॉलिटिकल पार्टीज में डिक्टेटरशिप चलती है, कि जो सीनियर है, जो उसने कह दिया वो सब माना जाएगा। तो जब पूरा देश ही वन पार्टी हो जाएगा, तो दैट मीन्स टोटल डिक्टेटरशिप टाइप्स है। और वन पार्टी वो एक ही तरीके की सोच वाले लोग होते हैं, और वन पार्टी स्टेट जो होता है वो पूरी तरीके से देश के इतिहास को भी मोड़ देता है, और वो देश के पूरे सोशल फैब्रिक को मोड़ देता है वन पार्टी स्टेट। तो जितना हमने इतिहास पढ़ा उसके हिसाब से तो ये ठीक नहीं होता वन पार्टी स्टेट, कुछ पार्टीज रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। तो कलेक्टिव फार्मिंग, इस चीज की शुरुआत तो रशिया जब ये इनके कंट्रोल में आता है, स्टालिन के 1925 की करीब बात है, कि पूरी तरीके से जब इनके कंट्रोल में आता है, लेनिन के मरने के बाद और बाकी सबको साइड करने के बाद, तो अब यहां से इनका कल्ट ऑफ स्टालिन बनना शुरू होता है। स्टालिन जब बनते हैं लीडर, तो इन्होंने सबसे पहली चीज ये बात बोली कि रशिया को एक सुपर पावर बनाना है हमें किसी भी कीमत पे, और ये सुपर पावर तभी बन पाएगा जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा रशिया में, कि खूब इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ है, सब कुछ बन रहा है, और हम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और अच्छा, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इसलिए पैसा चाहिए, तो इस पैसे के सेंस में भी ये बात है कि आप ये जो खेती से पैसा आ रहा है, वो पैसा आप वो अनाज बेचेंगे, तो फिर आप यहां मशीन्स, फैक्ट्रीज, ये सब आप लगा सकते हैं। तो अब स्टालिन का एक और कहना था, स्टालिन का ये एक जरूर बहुत खास ये कहा करते थे कि अगले हमारे पास 20-25 साल है मैक्सिमम, इस 20-25 साल में अगर हम इतने स्ट्रांग बन गए कि हम एक सुपर पावर हैं, तब तो हम बचेंगे, वरना 20-25 साल के अंदर रशिया खत्म हो जाएगा। और अगर हम इतिहास के सेंस में, इतिहास में जो हुआ उस चीज को ऑब्जर्व करें, तो स्टालिन ने कोई गलत बात नहीं बोली थी, ये बात सही थी। अगर रशिया इतना खुद को इंडस्ट्रियलाइज नहीं करता, इतना डेवलप, क्या चीज, आइडेंटिटी में, मतलब इस सेंस में कि रशिया जो आइडेंटिटी बनी है, जर्मनी ने अटैक किया, रशिया जो इतना लड़ पाया जर्मनी से, इसीलिए लड़ पाया कि कुछ ताकत थी। अच्छा, मान लीजिए नहीं लड़ पाता, तो ये ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव तो याद ही होगा, वो सब इलाका रशिया का ही तो था जो चला गया जर्मनी के पास, तो वो रशिया जो है वो जर्मनी बन गया।
कल्चर इंटैक्ट है, लैंग्वेजेस इंटैक्ट है, सब कुछ इंटैक्ट है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी आपकी जर्मन बन गई। पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो है, वरना देश क्या है? देश जैसी कोई चीज तो होती नहीं दुनिया में। आप अर्थ को जब देखते हैं तो आपको अर्थ नजर आती है, आपको देश थोड़ी नजर आते हैं। आपको पॉलिटिकल मैप मांगना पड़ता है कि हमें पॉलिटिकल मैप दिखाइए, तब आपको देश दिखते हैं, वरना दुनिया तो फिजिकल है ना एक्चुअली। तो इस सेंस में इनकी बात गलत भी नहीं थी कि मतलब इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 देखा, वो तो इतना लड़ लिए, वरना जर्मनी ने पूरा अंदर तक इनको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेता। और जर्मनी का तो सपना ही था कि ये रशिया का कम से कम आधा पोर्शन तो हमारा होना चाहिए, कम से कम आधा पोर्शन तो लेते ही कम से कम। और बाकी आधा क्यों नहीं लेते? क्योंकि बहुत दूर हो जाता हूं। ठीक है, तो ये इन्होंने ये चीज की कल्पना करी, और इनके प्लान में ये तो था कि जो भी हम ये कलेक्टिवाइजेशन से क्या होगा कि ग्रेन्स का सारा कंट्रोल सरकार पे आ जाएगा। तो अब अनाज सरकार बेचेगी तो सरकार को पैसा मिलेगा, तो सरकार उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकती है, फैक्ट्रियां लगा सकती है। और कलेक्टिवाइजेशन ये कम्युनिज्म का तो एक एस्पेक्ट है ही। तो यहां से एक तीर से दो निशाने करने वाली बात है। तो यहां पे जब ये कलेक्टिवाइजेशन हुआ तो, और एक और चीज, कलेक्टिवाइजेशन से आप ये भी कर सकते हैं कि आप कई सारे कल्चर जो आपसे बार बार लड़ते हैं, जैसे ये रहा यूक्रेन, यूएसएसआर का हिस्सा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तनातनी चलती रहती थी इनकी बोल्शेविक्स के साथ। तो ऐसे जो इलाके हैं इनको कमजोर करने का भी एक तरीका हो जाएगा कि आप यहां से अनाज निकलवा लें और लोगों को मरने दें। और ये किया भी स्टालिन ने। तो यूक्रेन में एक मैन्युफैक्चर्ड जेनोसाइड हुआ है कि मतलब एक बना के आपने मतलब एक अकाल जैसी एक चीज आपने बनाई है। ऐसा नहीं था, यूक्रेन में हजारों लोग मर गए। इस चीज को होलोडोमर कहते हैं, इस इवेंट को। हजारों लोग भूख से मर गए, और ऐसा नहीं था कि यूक्रेन में अनाज नहीं था, लेकिन वो अनाज सरकार ने कलेक्ट कर लिया और वो अनाज दूसरी जगह कहीं जाने के लिए था या बेचने के लिए था, यहां के लोगों के खाने के लिए नहीं था। और मार मार के लोगों से जहां जहां लोग छुपाते थे अनाज, वो जब्त कर लिया जाता था। तो इतने बुरे हाल देखे हैं यूक्रेन ने। तो ये कलेक्टिवाइजेशन ऑफ, इसको दिखाते हैं। तो स्टालिन्स एरा यहां से शुरू होता है और कल्ट ऑफ अ डिक्टेटर बनना शुरू होता है। तो शुरुआत होती है, इंडस्ट्रीज लगना शुरू हो जाता है, लोगों को खूब एंथुजियाज्म जगाया जाता है काम करने के लिए, मेहनत से काम करने के लिए काफी टाइम तक। और वर्क आवर्स यहाँ पे बढ़ा दिए जाते हैं, और इस तरीके से जितना भी प्रोड्यूस होता है सारे खेत खलिहानों से, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और ये सब सरकार के कंट्रोल में आएगा। और सरकार फिर नागरिकों को देगी जितना भी कुछ खाने के लिए देना है। तो लोगों के खेतों में जो उग रहा है वो लोगों की संपत्ति अब नहीं बचा, वो सरकार की संपत्ति हो गया है। और इस तरीके से बड़े बड़े ग्रेनरीज बनाए गए। और इन ग्रेनरीज, कई बार ये भी है कि ग्रेनरीज अनाज से भरे हैं और ग्रेनरीज के बाहर लोग भूख से मरे पड़े हैं, ये भी हुआ है। पढ़ाई लिखाई की शुरुआत, एजुकेशन बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, और बाकी इंडस्ट्रीज में काम करना, रेलवे लाइंस, रेलवे ट्रैक्स बहुत सारे बिछाए गए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे पूरा बनाया गया। ये अनाज के गोडाउन्स, तो ऐसा बहुत सारा अनाज बेच बेच के भी बहुत पैसा कमाया गया है, इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अब स्टालिन एक कल्ट पर्सनालिटी, एक डिक्टेटर के तौर पे बिल्कुल स्थापित हो गए थे। मीडिया हमेशा इनके गुणगान किया करता था, स्कूलों से लेके ऑफिस से लेके हर जगह स्टालिन के गुणगान हुआ करते थे। और स्टालिन, ये जो सीक्रेट पुलिस बनाई थी लेनिन ने, स्टालिन ने उस सीक्रेट पुलिस को जारी रखा और जितने भी अपने ओपोनेंट्स हैं, जितने दूसरी पार्टी के लोग हैं, उनको तो लेनिन ने ही अपने टाइम पे खत्म कर दिया था, सिविल वॉर के टाइम पे। स्टालिन के टाइम पे दूसरी पार्टीज नहीं बची थी, सिर्फ इनकी अपनी पार्टी बची थी। तो इनकी अपनी पार्टी में जो लोग इनको नहीं पसंद थे, इन्होंने अपनी पार्टी में पर्ज शुरू किया। खैर, यहां पे अब आते हैं स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन पे। तो कलेक्टिवाइजेशन के सेंस में इन्होंने अब जो लैंडलॉर्ड्स जो थे, इनको कूलाक्स कहा जाता था रशिया में, जो बड़े बड़े जमीनें जिनके पास हैं। तो रशिया का जो सिस्टम था वो यही था कि ये कूलाक्स थे, जो कि जिनके अनाज जिन पे आता था, ये उस अनाज को चाहे मार्केट में बेच दें, चाहे सरकार को दें, ये सब इनका अपना मामला होता था। तो अब जमीनें इन कूलाक्स से लेनी है, और बांटनी तो छोड़िए, जो जमीनें ले लेनी है वो तो इन्होंने अपने स्टाइल ऑफ कम्युनिज्म में, स्टालिनिज्म में बोल ही रखा है कि सरकार ये मालिक होगी सारी जमीनों की। तो इन्हें अब कुलाक, ये जो क्लास है, इस कुलाक क्लास को एलिमिनेट करना है। तो स्टालिन एक कल्ट ऑफ अ डिक्टेटर के तौर पे इन्होंने क्या करना शुरू किया, इनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया, कुलाक्स के खिलाफ, कि जो कुलाक्स हैं ये साजिशें कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, रेवोल्यूशन के खिलाफ, ये कुलाक्स दुश्मन हैं। और इस तरीके से ट्रायल बनाया गया, कहीं कुछ भी क्राइम हो गया कहीं पे तो कुलाक्स पे इल्जाम लगा दिया गया कि इन्होंने किया है, ऐसा है वैसा है। तो इस तरीके से सरेआम पब्लिकली ट्रायल्स रखे गए और कई कुलाक्स को जोर जबरदस्ती से अपने गुनाह कबूल करने को कहा गया, और अगर नहीं करेंगे तो उनके फैमिलीज को मार दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कई कुलाक्स एडमिट भी कर लेते थे कि हाँ हमने किया है, और इसके चलते इन कुलाक्स को और ज्यादा एक विलन बनाने की जो कोशिश थी वो और बढ़ती रही। तो इन्होंने सारा का सारा इन्होंने फोकस शिफ्ट कर दिया इन कुलाक्स की तरफ, कि ये कुलाक्स हैं जिनकी वजह से हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी वजह से लोग गरीबी में रह जा रहे हैं। और ये कुलाक्स का क्लास अगर खत्म हो जाए, जैसे ये कुलाक्स आर द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ काउंटर रेवोल्यूशन, कि कुलाक्स को बदनाम कर दो बिल्कुल हर सेंस में कि ये रेवोल्यूशन के खिलाफ हैं और ऐसा वैसा। और नो डाउट आप उनसे जमीनें लेना चाहोगे तो आपसे लड़ेंगे ही, और वो याद करेंगे उस जमाने को कि यार वो जो पहले वाला जमाना था वो तो अच्छा था ही, वहां पे कोई हमारी जमीनें नहीं छीनता था, और ये जो आ गए जमीनें छीनने पे लगे हैं हमारे। तो खैर कुलाक्स ने कई जगह पे लड़ाइयां भी करी, नो डाउट, और जब थोड़ी बहुत भी कहीं पे लड़ाई कर ली तो उसको खूब बढ़ा चढ़ा के भी पेश किया जाता था। तो यहां पे अपील करी जा रही है कि हमें भी हथियार उठा लेने हैं कुलाक्स से लड़ने के लिए। जमींदार क्लास कह लीजिए, तो पुअर से तो बेटर ही है। लिक्विडेट द कुलाक क्लास, कि हमें ये पूरा क्लास खत्म करना है कुलाक्स का। ये जैसे प्रोपेगेंडा पोस्टर्स हैं, तो ऐसे रेड्स किए जाते थे, अनाज कोई छुपा तो नहीं रहा है, और कोई छुपा रहा है तो उसको सजा मिले। अच्छा, यहां पे जब इतना इनको बदनाम कर दिया गया और एक पब्लिक के सेंस में एक मास, एक कंसेंसस एक बना दिया गया कि नहीं कुलाक से जमीनें ले लेनी है, सब कुछ छीन लेना है, तो यहां पे ये चीज करी गई कि कुलाक्स अपने जितने भी जानवर हैं और जितना भी अनाज है वो सरकार को सौंप दें। और कुलाक्स इस चीज के खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा कि हम अपने अनाज को बर्बाद कर देंगे, अपने जानवरों को मार देंगे, लेकिन हम ये सरकार को नहीं देंगे। आप छीन रहे हो उनसे, तो एक ये वाली फीलिंग थी कि आपको तो नहीं देंगे, भले हम बर्बाद हो जाएं, चाहे सब कुछ बर्बाद हो जाए, आपको तो नहीं देंगे। ये वो वाली बात थी।
तो राउज द पुअर फॉर द फाइट अगेंस्ट कुलाक्स, कि गरीब लोग इकट्ठा हो जाओ कुलाक्स से लड़ने के लिए। तो इस सेंस में खूब प्रोपोगेंडा इस तरीके से जब चलते रहा, वी डोंट नीड कुलाक्स देयर फार्म्स, लेकिन हाँ हमें उनके फार्म्स की जरूरत है, नो डाउट, कुलाक्स की जरूरत नहीं। इंसानों का फलसफा यही रहा है, इन्हें जमीन चाहिए, उस जमीन में रहने वाले इंसान नहीं चाहिए। इस तरीके से कलेक्टिवाइजेशन की शुरुआत हुई। कुलाक्स उनकी जगहों से हटाया गया, जमीनों से हटाया गया, इनको कई कुलाक्स को लेबर कैंप्स में भेज दिया गया, कंसंट्रेशन कैंप्स में। और जितने भी कुलाक्स थे इन्होंने अपने जानवर, बहुत बड़ी संख्या में अपने जानवर मार दिए और अपना सब अनाज बहुत बड़ी संख्या में बर्बाद किया। तो इसकी वजह से भी अनाज की कमी हुई, और जब अनाज की कमी है तो जो अनाज आप बेच रहे थे वो अनाज आप बेच नहीं पा रहे हो, तो आप कहीं और किसी इलाके का अनाज बेचोगे। जो अनाज आर्मी में जाना चाहिए था वो अनाज कम जा रहा है, तो आप किसी और इलाके से आर्मी में अनाज भेजोगे। तो ये जो एक्स्ट्रा अनाज कहां से उठाओगे? ऐसे इलाकों से जो इन इलाकों को आपको कमजोर करना है, जैसे यूक्रेन। तो यूक्रेन में मैन्युफैक्चर्ड जेनोसाइड, मैन्युफैक्चर्ड फेमाइन, कि यूक्रेन का सारा अनाज लेके बाकी जगहों में जहां कमी पड़ रही वहां फुलफिल कर देना। यूक्रेन भले ही मरता रहे, भले ही कितने लोग मर जाएं, और इसी बहाने यूक्रेन कमजोर हो जाएगा। यूक्रेन की अगली जो पीढ़ी आएंगी वो इतना, लोकल लीडर्स थे, लेकिन क्योंकि अब लोकल लीडर्स तो हैं लेकिन फिर भी वो हैं रशिया के अंडर, क्योंकि यूएसएसआर है, और क्योंकि यूक्रेन छोटी पावर है बड़ी पावर के आगे, तो ज्यादा बोलेंगे तो वो फिर से घुस आएंगे, फिर लड़ाई कर लेंगे, फिर से पूरा कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन रशिया को भी इस बात का सेंस है कि हम कब तक इनसे लड़ते रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि इनको थोड़ी आजादी दे दो। इतनी आजादी मत दो कि आजाद हो जाए, और इतना बंदिशें भी मत लगाओ कि ये लड़ाई करें, तो एक यूनियन में रहें, और इसी चीज को यूएसएसआर बुलाया गया। लेकिन अब ये चीजें तो करी गई, नो डाउट। स्टालिन ने बच्चों का बहुत यूज किया, बच्चों तक को इस चीज के लिए कहा जाता था कि आपको कोई भी काउंटर रेवोल्यूशनरी बातें करते कोई मिले तो इस चीज को हमें रिपोर्ट करें। तो कई सारे बच्चे इस प्रोपेगेंडा में आ जाते थे और कहीं कहीं किसी की भी कंप्लेन करते थे। तो ये जो आपको स्टैचू दिख रहा है, ये एक स्कूल है, इस स्कूल में इस बच्चे का स्टैचू लगाया गया है। ये इसी स्कूल के बच्चे का स्टैचू है। और क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने अपने पिताजी की कंप्लेन कर दी थी कि ये जो है इन्होंने ये यहाँ पे अनाज छुपा रखा है, ऐसा कर रखा है, वो कर रखा है, ये पसंद नहीं करते हैं आपको। क्योंकि वही चीज, पावर ऑफ प्रोपेगेंडा। स्टालिन, क्योंकि आप अखबार देख लीजिए, किताबें देख लीजिए, हर जगह बस यही है कि स्टालिन है, वो बस यही है, भगवान ही है, बस ये इन्होंने रशिया को थाम रखा है, बचा रखा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोपेगेंडा है। अब ये चीज कितने दूर दराज तक पहुंची होगी, कितने और लोग तक ये बात पहुंची होगी कि नहीं यार सही। हाँ, ये तो था ही कि जैसे सीक्रेट पुलिस थी इनकी, तो सीक्रेट पुलिस को एक टाइम ऐसा आया, अब सीक्रेट पुलिस का काम ही है कि आप हमें कंप्लेन करो, तो हर कोई अपनी निजी दुश्मनी भी निकाल रहा है। और दूसरी चीज, एक और चीज, ये जो सीक्रेट पुलिस जब बनती है, सीक्रेट पुलिस इतिहास में अगर आप देखें तो कई बार सीक्रेट पुलिस बनाई गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने जैसे बनाई, जितने डिक्टेटर्स रहते हैं सब के सब सीक्रेट पुलिस बनाते हैं। तो सीक्रेट पुलिस की ये तो बात है ही कि सबको एक टाइम पे आके कोटा दिया जाता है कि आपको इतने लोगों पे एक्शन लेना ही लेना है। तो चाहे आप सही आदमी पकड़ो चाहे गलत आदमी पकड़ो, तो पहला फैक्टर तो ये हो जाता है कि कोटा दिया जाता है इनको। आपको अपना, जैसे होता है ना कि पुलिस वालों को आज के टाइम में कोटा दिया जाता है कि आपको इतने का फाइन मतलब ये चालान काटना ही काटना है, एक वो है, इनके लिए टारगेट दिया जाता है। दूसरी चीज, एक फैक्टर काम ये करता है कि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस सीक्रेट पुलिस के आगे अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं कि ये ऐसे हैं, ये खराब है, ये खराब है। तो जब आप दूसरों की कंप्लेन करते हो तो आप कहीं ना कहीं ये सबकॉन्शियसली डाल रहे हो सीक्रेट पुलिस के
कि हम बिल्कुल पाक साफ हैं। तो भले ही आप खुद को साफ दिखाने के चक्कर में दूसरों को आप फंसाने लग जाते हो, और वो सीक्रेट पुलिस तो बैठे ही है कि भाई हमें अपना टारगेट पूरा करना है। तो खैर ये कलेक्टिवाइजेशन का प्रोसेस चला, और कलेक्टिवाइजेशन पूरी तरीके से इन्होंने इंप्लीमेंट कर ही दिया, और कूलाक्स एज अ क्लास इन्होंने खत्म कर दिया, मेजॉरिटी ऑफ देम। और फिर कलेक्टिवाइजेशन ये चीज कि इस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहा गया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन लैंड अब स्टेट का हो गया है। क्योंकि कम्युनिज्म जो फिलॉसफी है, जैसे मैंने कहा ना कि कम्युनिज्म ये एक डिश के जैसा है कि बनाने वाले पे है कि वो क्या डालता है क्या नहीं डालता है। कहीं लिखा थोड़ी है कि इसमें ये नहीं डाला जाएगा, डालने वाले ने डाल दिया। ये डाला जाएगा कहीं लिखा थोड़ी है, उसने नहीं डाला। ठीक है, तो ये शिफ्ट ऑफ लैंड या लैंड सरकार ले लेगी। अब ये तो वही चीज है कि जो जिस टाइप ऑफ कम्युनिज्म आप करना चाह रहे हैं। तो नए नए इस तरीके से किसान बन के उभरे। जो लोग ट्रेडिशनल किसानी करते आए, इन्हें पूरी जानकारी है कि कब किस तरीके से फसल उगाई जाए और कैसे काम किया जाए। जो नए किसान थे इनको इतना आइडिया नहीं था। इस तरीके से पूरा लिखा जा रहा था कि कौन कौन सी जमीनें हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या उगता है, किस तरीके से बांटा जाएगा। ऐसे कम्यून्स बन रहे थे और सब लोग मिलके काम करते थे। और इस चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियोस, इस तरीके से ये प्रोपेगेंडा वीडियो आप देख रहे हैं कि सब लोग खेत में मिलके म्यूजिक चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, सब लोग मिलके खाना खा रहे हैं, पिकनिक सॉर्ट ऑफ। ये कलेक्टिव फार्मिंग, लिकर तो देखिए इंसान के इतिहास से चल रहा है हर जगह। और इनफैक्ट लिकर के केस में मैं आपको बताऊं तो रशिया इज सिनोनिमस विद वोडका। और ये एक स्टीरियोटाइप भी जैसे बना हुआ है कि रशियन है वोडका खूब पीते हैं, और ये बात सच भी है। वैसे रशिया बहुत पीते हैं ये लोग, वोडका पीते हैं। और इसका भी एक बहुत बड़ा एक जाली इतिहास है, एक स्कैम है। तो अगर वोडका के सेंस में बात करी जाए, रशिया के सेंस में, तो ये हमेशा से रशिया के जो किसान लोग हैं ये वहां अपनी वोडका जरूर बना, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, लेकिन नशा अच्छा होता है। ठीक है, तो वोडका के बारे में पता चलता है जार को, जो राजा हैं। और ये चीज वो देखते हैं कि यार ये चीज बहुत सस्ते में बन जाती है, बहुत लोग पीते हैं, और आप इसके प्रॉफिट ले सकते हो बहुत अच्छा, तो बिजनेस बहुत अच्छा है ये। तो ये पूरा का पूरा काम ले लिया रशिया के जो राजशाही थी उसने। इन्होंने वोडका की अलग अलग जगह इस तरीके से फैक्ट्रीज बना ली और वोडका को खूब प्रमोट करते थे कि आप पिए। और हर जगह जगह पे वोडका की दुकानें खुलवा दी गई और सस्ते में वोडका मिल रही है, क्योंकि सस्ते में बन जाती तो आप सस्ते में बेच भी दे रहे हो। तो सरकार को बेतहाशा पैसा आता था वोडका बेच बेच के। इसके नतीजे में जनता का जरूर नुकसान होता था। जब सस्ते में आपको शराब मिल रही है तो आप पियोगे, और जब आप पियोगे लत भी लगने लग जाएगी। जब लत लगेगी आप और पियोगे, वो आपके कल्चर का हिस्सा बनने लग जाएगा। तो इतना शराब जगह जगह बांटी गई है, जगह जगह दुकानें खोली गई हैं रशिया के साम्राज्य में, कि वोडका एक बहुत खास सी चीज बन गई रशियन समाज के लिए। और वही चीज सरकार के लिए प्रॉफिटेबल था। और आगे के टाइम में जब ये इनकी सरकारें आ गई, अगेन ये चीज सेम थी। जो कंपनीज वो वोडका जो इनके कंट्रोल में थी राजशाही के, वो अब इनके कंट्रोल में आ गई। लेकिन वो सिस्टम चलता रहा लगातार। तो वोडका मतलब रशिया को बर्बाद करने में वोडका का बहुत बड़ा रोल रहा है, और वोडका को इतना बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल रहा है यहाँ की सरकारों का। जगह जगह आप चौराहे चौराहे बेचोगे, गांव गांव बेचोगे सस्ते में।
ये कलेक्टिवाइजेशन के सब सीन्स हैं। हालात बहुत इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे हालात प्रोपेगेंडा वीडियोस में दिखाए जाते थे कि इतना खाना है और इतने अच्छे से सब चल रहा है, क्योंकि उन्हें नीट एंड क्लीन बड़ा अच्छा सा फिल्म जैसा दिखाना था। रियलिटी कई बार अलग भी हो सकती है कि ऐसे न जाने कितने इलाके थे जहां बहुत माल न्यूट्रिशन था, खाने की बहुत कमी होती थी, अनाज इतना नहीं उग पा रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था, सब नए नए किसानी कर रहे थे। पुराने किसान तो सब मार दिए आपने या भगा दिए, तो अब जो किसानी कर रहे हैं सब नए लोग हैं ज्यादातर, और एग्रीकल्चर प्रिमिटिव ही था। ठीक है, तो स्टालिन, होलोडोमर, संतोष पूछते हैं कि हिटलर और स्टालिन कंटेम्परेरी थे, तो हाँ ये बात सच है, ये दोनों एक ही टाइम पे थे, और दोनों के सेंस में दोनों का राइज भी मोर और लेस एक ही टाइम पे हुआ। स्टालिन का राइज 1920s के आसपास चल रहा था, 1924 तक आते आते ही बिल्कुल लीडर बन गए थे। लेनिन की डेथ के बाद तो बन गए थे, 25 तक आते आते कैप्चर इन्होंने पूरी पावर कर ली। तो 24-25 के बाद से राइज ऑफ स्टालिन था, और ये वो टाइम था जब हिटलर जर्मनी में स्ट्रगल कर रहे थे अपनी पहुंच बनाने के लिए, और 20s के एंड से उनका राइज शुरू होता है, और 30s के मिड तक आते आते पावर में आ जाते हैं हिटलर। और हिटलर और स्टालिन इनकी फिर आगे के टाइम में पहला तो एक पैक्ट होता है कि जर्मनी का ये पैक्ट हिटलर ये स्टालिन के साथ ये हुआ कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे, आप हम पे हमला नहीं करिएगा। तो इन दोनों का पहले एक दोस्ती होती है, एक पैक्ट होता है रशिया और जर्मनी का, लेकिन जर्मनी धोखा देता है, वो अटैक कर देता है जर्मनी रशिया पे, क्योंकि जर्मनी को दोनों तरफ बढ़ना था। तो यहां स्टालिन ने बहुत बड़ी गलती करी थी, और स्टालिन ने इस गलती का ये हर्जाना भी चुकाया रशिया ने। हाँ, कंपैरिजन में मतलब देखिए, जब आप पावरफुल की बात करते हैं तो यहां दो फैक्टर आते हैं। पहली बात, कितना आदमी है लड़ने के लिए, मरने के लिए, लड़ने के लिए। तो इस मामले में रशिया कहीं ज्यादा आबादी है, जर्मनी के मुकाबले बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ी आबादी। हथियार कैसे हैं आपके, तो इस केस में जर्मनी के हथियार बेटर थे। हाँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। वर्ल्ड वॉर 1 में इतने बुरे हाल थे, इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी तो शुरू किया कि हम बैकवर्ड है टेक्नोलॉजी में, हथियारों में, तो बेटर हो गए, लेकिन स्टिल जर्मनी के मुकाबले इतने ये एडवांस नहीं थे टेक्नोलॉजिकली। तो इसका खामियाजा भुगता है, इस पैक्ट का भी हर खामियाजा भुगता है, और हिटलर की परजिश का भी खामियाजा भुगता है। जितने भी लोग, इतने सारे लोग मरे सिविल वॉर्स में और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका खामियाजा भुगता है। तो खैर आगे के टाइम में लड़ाई हुई, और वर्ल्ड वॉर 2 में बेसिक जर्मनी का मेजर ब्रंट रशिया ने लिया। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में देखें, सबसे ज्यादा संख्या में किस देश के लोग मरे, तो रशियंस मरे। अरे मिलिट्रीज की बात कर रहा हूं। ये सीक्रेट पुलिस का एक सीन है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं, जिनकी कंप्लेन हो रही है उनको ऐसे गुलाग में भेज दिया जा रहा है। करीब करीब 7 लाख लोग, 6.5 लाख लोग इस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजे गए उस टाइम। इसके बाद ये फोटोग्राफ बड़ी आइकॉनिक सी फोटोग्राफ, ये जो आदमी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक टाइम पे इनकी सीक्रेट पुलिस का हेड बन गया, और इसे ब्लडी ड्वार्फ कहा जाता था, क्योंकि ये आदमी मतलब इसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी पे भी कुछ भी इल्जाम डाल के मरवा देता था। और इतनी ताकत थी इस आदमी की, मतलब ताकत बढ़ते जा रही थी इस आदमी की। तो अब मतलब किसी से बिना पूछे कुछ भी, किसी को भी जेल डलवा देना, किसी को मरवा देना। और ये बहुत सैडिस्टिक आदमी था, दूसरों को दुख में देख के, तकलीफ में देख के इसको खुशी मिलती थी, तो बहुत तड़पा के मारता था लोगों को, कई बार तो पर्सनली खुद मारता था। तो एंजॉय करते थे, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एंजॉय करते हैं लोगों को मारना, लोगों को तकलीफ देना, तो ऐसा सैडिस्ट टाइप का आदमी था ये। तो खैर
जब स्टालिन का सीधा सा एक लाइफ का इक्वेशन था कि जो आदमी थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर होने लग जाए वो रिस्क बन जाएगा मेरे लिए, इनको साइड करो, इनको खत्म करो, कोई ना कोई इल्जाम डलवाओ। और आगे के टाइम में स्टालिन ने इस पे कोई इल्जाम डलवा के इसी को मरवा दिया और सीक्रेट पुलिस का हेड फिर कोई और आदमी बन गया। क्योंकि पॉइंट ये था स्टालिन के अंदर ये इतनी, स्टालिन किस तरीके से ताकत में आया था सबको पता है। तो स्टालिन के अंदर ये बात थी कि ये सब जितने लोग हैं ये सब आपस में साजिश करके मुझे हटा देंगे। और क्योंकि जन आक्रोश भी बहुत था स्टालिन के खिलाफ, इतना प्रोपेगेंडा करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि नाराजगी ज्यादा बढ़ ना जाए। तो इतना डरा हुआ रहता था स्टालिन कि कोई आके मुझे हटा देगा और ये सब लोग मिल जाएंगे, क्योंकि सबके सब मेरे से तंग हैं। तो इसके चलते स्टालिन ने एक एक करके अपने सब लोगों को मरवाते गया, उनको नए लोगों से रिप्लेस करवाते रहा। स्टालिन ने पर्ज किए हैं अपनी आर्मी के, रशियन आर्मी के पर्ज किए हैं, और यूं कह लीजिए बड़े बड़े कमांडर उनको मरवाया, बड़े बड़े जो वेटरन जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको मरवाया, सिर्फ इसलिए कि जो आदमी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सब मिलके उसको लीडर चुन लें और मुझे हटा दें। तो कोई आदमी जरा मेरे सामने का आसपास टिकना भी नहीं चाहिए। जोसेफ स्टालिन, व्लादिमीर इलियच लेनिन। व्लादिमीर पुतिन ये इनकी पार्टी का एक मेंबर था, और ये सीक्रेट पुलिस की, और सीक्रेट पुलिस नहीं कहेंगे, इंटेलिजेंस सर्विस, तो उसका एक मेंबर था। केजीबी ये जो इनका सीक्रेट इंटेलिजेंस है, और वहां से फिर ये लीडर बने अपनी पार्टी के। ठीक है, तो स्टालिन ने बहुत सारी पर्जेस करवाई, अपनी आर्मी को मरवाया, और इन सब का हर्जाना खामियाजा इसको भुगतना पड़ा। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 आया और ये स्टालिन ने जो पर्जेस करवाए, इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 में इनको बहुत कमी खली ऐसे एक्सपीरियंस्ड लोगों की। और ये भी चीज है कि स्टालिन के इस कलेक्टिवाइजेशन और ये जो इसका कैंपेन था, ब्लडी कैंपेन, इसके चलते बहुत सारे टैलेंटेड लोग रशिया छोड़ छोड़ के भागे, उससे भी नुकसान हुआ रशिया का बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी तक सब क्लियर है? कुछ डाउट किसी को? एनीथिंग? यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद लास्ट में एक टॉपिक है ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। तो इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था? तो बहुत सारे लोग खुश थे कि चलिए कम्युनिस्ट एक फिलॉसफी के नाम पे कहीं एक्सपेरिमेंट हुए हैं, ट्राई किया गया है इन चीजों को, और जो लोग दूर से देखते थे और जो लोग जान रहे थे कि एक्चुअली यूएसएसआर कैसे काम कर रहा है, तो कई लोग क्रिटिसाइज भी करते थे कि ये डेवलप होते जा रहा है, पावरफुल होते जा रहा है, और इंडस्ट्रीज लगी हैं, एग्रीकल्चर में भी इंप्रूव किया है, लेकिन जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सुकून से जिंदगी जी लेना है, और ये सब चीजें नहीं हो पा रही हैं, हक अधिकार ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं है, तो रिप्रेसिव पॉलिसीज हैं, और इतने लोगों को मरना पड़ा है, इतने लोग मारे गए हैं। पूरा कूला क्लास, सोचिए कितनी बड़ी आबादी, और जो इनके खिलाफ बोलेगा, जब आप गलत करोगे तो जो आप भले कूला क्लास से नहीं हो, जो आपको क्रिटिसाइज करेगा उसको भी आप दुश्मन जैसा देखोगे, उसको भी आप गुलाग में भेज दोगे। तो ये सब चीजें हैं, और इन्हीं पर्जेस के चलते एक और आपको इतिहास का एक बड़ा खास इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊं, तो जब हिटलर पहुंचा स्टालिन के पास कि हमें एक पैक्ट साइन कर लेते हैं कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, आप हम पे अटैक नहीं करना वॉर की स्थिति में, तो स्टालिन ने इस चीज को पूरी तरीके से मान लिया कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें आपस में पैक्ट करना चाहिए। पहले एक मैप लगाता हूं यूरोप का कोई। तो स्टालिन को ये तो पता था कि ये हिटलर जो है वॉर करेगा ही करेगा, क्योंकि हिटलर आया ही था
ये बोल के कि हमें वॉर करना है और ऐसा करना है वैसा करना है। मीन कैंप में उसने सब लिखा था कि हमें ये इलाका चाहिए वो इलाका चाहिए, सब वो प्री डिसाइडेड था। तो जर्मनी को कहीं ना कहीं लड़ाई करनी ही है फ्रांस से और यूनाइटेड किंगडम से, ये तो क्लियर है। स्टालिन जो रशिया का हेड था उसको ये लग रहा था कि ये हिटलर इतना पागल नहीं होगा कि वो इधर तरफ भी लड़ाई करे और इधर की तरफ भी लड़ाई करे। जो गलती इन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में करी थी वो गलती ये दोहराएंगे नहीं, मतलब इस सेंस में। तो क्या किया जाए, तो इन्होंने पैक्ट कर लिया हिटलर के साथ कि तुम हम पे अटैक नहीं करना और जब तुम्हारी लड़ाई चल रही होगी तो हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे। तो इन्होंने सोचा हिटलर सिर्फ इधर लड़ेगा, लेकिन हुआ क्या, हिटलर ने इधर लड़ते लड़ते फ्रांस पे लड़ाई करते करते अचानक से रशिया की तरफ सेनाएं भेज दी। और जब रशिया की तरफ सेनाएं भेज दी तो इनकी कमांडर चिट्ठी लिख लिख के और ये टेलीग्राफ लिख लिख के बता रहे थे ये स्टालिन को कि ये जर्मन सेनाएं आ रही हैं और ये अटैक हो सकता है। और स्टालिन सबको इग्नोर कर रहा था कि अरे ये सब फर्जी खबरें हैं और ये सब बकवास कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, हिटलर ये कभी बेवकूफी करेगा ही नहीं कि वो 2 फ्रंट वॉर कर ले। लेकिन जब हिटलर की सेनाएं काफी अंदर आ गई, कई मेन इलाके इन्होंने जीत लिए, तब स्टालिन को ये रियलिटी हिट हुई कि नहीं ये बात सच है कि हिटलर ने रशिया पर अटैक कर दिया। ये आदमी इतना पागल है कि इसने फिर से 2 फ्रंट वॉर खोल दिया। तो हाँ, रशिया अब क्योंकि स्टालिन की इतना बड़ा ब्लंडर था, स्टालिन का सब ने बोला है, सब ने वार्न किया है, लेकिन फिर भी स्टालिन ने इग्नोर कर दिया। कल्ट ऑफ अ डिक्टेटर की कोई कहे भी क्या, ज्यादा से ज्यादा हम डिक्टेटर को बोल ही सकते हैं एक बार को, और वो भी इस डर में बोल रहे हैं कि ज्यादा बोलेंगे तो कहीं हमें ना उड़ा दे, तो कोई क्या कहे। तो स्टालिन को गलती का एहसास हुआ कि यार मैंने इतना बड़ा ब्लंडर किया, तो स्टालिन ने सब छोड़ छाड़ के, स्टालिन को ये लगा कि जब स्टालिन को ये पता चला जर्मनी ने इतने बड़े बड़े इलाकों को जीत लिया है, तो स्टालिन को ये लगा कि सब लोग जितने मिलिट्री के लोग हैं सब मिल के मुझे अब हटा देंगे, तो इससे अच्छा है कि, मतलब मूड अपसेट हो गया स्टालिन का। रिजल्ट था वहां पे, और कई दिनों तक उसने किसी से कांटेक्ट नहीं किया। अब क्योंकि हिटलर कह रहा हूं डिक्टेटर है, इसके बोले बिना कुछ होगा नहीं, और इसने किसी को कांटेक्ट तक नहीं किया, कुछ नहीं, चुपचाप वहां पड़ा हुआ है। और सब लोग वेट कर रहे हैं कि स्टालिन कुछ बोले तो हम अगला एक्शन लें, कि हम एक्शन क्या लें, हम युद्ध चालू करें कि ना करें, स्टालिन के बिना हम क्या करें। तो स्टालिन को यह था कि सब लोग मिल के मुझे हटा देंगे, तो मूड अपसेट था, चला गया ये सब लोग मिलिट्री लीडर्स। और सोचिए कोई लीडर नहीं था उस टाइम पे, कोई अगर चाहता तो राइज करके आ जाता, और क्या पता लोग उसको साथ दे देते तो स्टालिन को हटा के ऑफिशियली वो लीड कर लेता, लेकिन कोई लीडर बचा ही नहीं था। परजिस का यही तो मतलब होता है कि आप सारे लीडर्स को, जिसके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी आप उड़ा दो, खत्म कर दो लीडरशिप क्वालिटी सबसे, तो सिर्फ फॉलोवर्स बचेंगे। और ये यहां तक आते आते, वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते जितने भी लोग थे सब स्टालिन के हैंडपिक्ड लोग थे, पुराने लोग बचे ही नहीं थे, पुराने लोग सब साइड कर दिए गए। तो ये लोग सोचिए, ये स्टालिन के बिना कुछ नहीं कर सकते थे। ये सब लोग मिल के पहुंचे स्टालिन के पास कि सर आपकी जरूरत है, आइए आप बताइए क्या करना है। और स्टालिन खुद एक बार को अमेज्ड था कि मतलब ये लोग फिर से मेरे पास आ गए। खैर स्टालिन आते हैं वापस फिर से अपनी कैपिटल में और फिर से वॉर की शुरुआत करते हैं, और वॉर में तो नो डाउट फिर रशिया जीतता है, और इस चीज का पूरा क्रेडिट दिया जाता है स्टालिन को कि इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, जर्मन को मारने में इतना बड़ा रोल निभाया इन्होंने। ठीक है, तो यहां पे चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए, थैंक यू।